अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कुछ दिन पहले लद्दाख में खड़े होकर मोदी साहब चीन को ये पैगाम दे रहे थे कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। विस्तारवाद को अगर आप आसान लफ्जों में समझें तो इसका मतलब होता है कि दूसरे मुल्क की जमीन पर कब्जा करना, इसको विस्तारवाद कहा जाता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि इंडिया के खुद के कितने डिस्प्यूट्स रहे हैं पास्ट में दूसरे मुल्कों के साथ। दुनिया में शायद ही किसी मुल्क की अपने नेबरहुड में इतने ज़्यादा ज़मीनी डिस्प्यूट्स हों जितने इंडिया के हैं। इसकी वजह यह है कि अब तक इंडिया ने पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश समेत कई दूसरे मुल्कों के इलाके अपने पास रखे हुए हैं, जिस वजह से पब्लिक लेवल पर इंडिया के खिलाफ इन सारे मुल्कों में अच्छा तासुर नहीं पाया जाता। हम आज इनमें से कुछ इलाकों की बात करते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश के इलाकों की बात करते हैं। बांग्लादेश का इलाका है जिसे टिनबिगा कहा जाता है। 16 मई 1974 को शेख मुजीब और इंदिरा गांधी के दरमियान एक ट्रीटी हुई थी जिसे इंदिरा गांधी शेख मुजीब ट्रीटी कहा जाता है। इसके मुताबिक इंडिया ने बांग्लादेश को इसका टिनबिगा का जो इलाका है ये वापस करना था, जबकि बांग्लादेश ने फिर इंडिया को साउथ बिरूबारी का इलाका वापस करना था। ये ट्रीटी 1974 में हुई और 1974 में ही बांग्लादेश ने इंडिया को उसका जो इलाका था वो वापस दे दिया। तो जैसे ही इंडिया को ये इलाका वापस मिला, इंडिया ने इस मुआहदे से इनकार कर दिया और फिर गया इस मुआहदे से, और बांग्लादेश को टिनबिगा वापस करने से उन्होंने इनकार कर दिया। और कई तरह के बहाने इंडिया ने बांग्लादेश को बना के बताए, मिसाल के तौर पर ये कि हमारी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं इसलिए हम ये इलाका आपको नहीं दे सकते। यानी एग्रीमेंट करके इंडिया फिर गया, और वो दिन है और आज का दिन है बांग्लादेश को उसका इलाका नहीं मिल सका। इतने डेकेड्स तक बांग्लादेश प्रोटेस्ट करता रहा इंडिया से कि हमसे तो आपने हमारा इलाका ले लिया, यानी हमारे पास जो इलाका था वो ट्रीटी के मुताबिक हमने तो दे दिया, अब आप हमारा एरिया भी तो वापस करें। 37 साल तक 37 ईयर्स तक बांग्लादेश प्रोटेस्ट करता रहा, और इसके बाद भी इंडिया ने एक और हरकत कर दी, और वो ये कि 2011 में बांग्लादेश को इंडिया ने कहा कि है तो ये आपका ही एरिया, मानते हैं, लेकिन देंगे नहीं आपको, अलबत्ता आप इसको हमसे कुछ टाइम के लिए लीज पे ले सकते हैं। यानी बांग्लादेश को उसका अपना ही इलाका इंडिया ने लीज पे ऑफर कर दिया। इसी तरह नेपाल का एक इलाका है जिसे काला पानी का इलाका कहा जाता है। ये इलाका नेपाल का जो दारचुला डिस्ट्रिक्ट है उसका हिस्सा है। इस पे इंडिया ने कब्जा करके रखा हुआ है, और इस वजह से नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात अब बहुत ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि कई डेकेड्स तक नेपाल इंडिया से ये इलाका वापस मांगता रहा, लेकिन इंडिया इस पे बात तक करने को तैयार नहीं था इतने डेकेड्स तक। हालांकि ऊपर ऊपर से इंडिया दुनिया को ये कहता रहा कि नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, और इंडिया ने इस इलाके को अपनी स्टेट जो यूपी है उसका ज़िला पथौरागढ़ है उसका हिस्सा बना के रखा हुआ है। नेपाल के और भी कुछ इलाके हैं जिन पे इंडिया कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन मेन जो इलाका है वो ये है। 1983 में इस पे भी सिक्किम ही की तरह इंडिया ने कब्जा करने का फैसला किया था, और इस कब्जे को ऑपरेशन लाल डोरा का नाम दिया गया, ऑपरेशन लाल डोरा। लेकिन इस प्लान को लास्ट मोमेंट पे आके इंडिया ने कैंसिल कर दिया। वो इस वजह से कि इंडिया की जो नेवी थी और इंडिया की जो आर्मी थी इसके बीच आपस में ही तब मसला हो गया। नेवी वालों का कहना था कि हमला करके मॉरिशस पे कब्जा कर लेना चाहिए, लेकिन इंडियन आर्मी ने उस वक्त की जो पीएम थी इंदिरा गांधी, उनको कहा कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम लंबे अरसे तक इस इलाके पे कब्जे को बरकरार रख सके। इस तरह 1983 में ये प्लान फेल हो गया और मॉरिशस बच गया था। लेकिन इसके 4 साल के बाद ही इंडिया ने एक और मुल्क पे हमला कर दिया जिसे कहते हैं श्रीलंका, और इंडिया और श्रीलंका की बाज़ाब्ता जंग भी हुई थी। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये इल्म ही नहीं होगा कि श्रीलंका पे इंडिया ने हमला कर दिया था, और वहां पर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इस एक्सरसाइज को इंडिया ने हमले की बजाय क्या नाम दिया था, पीस कीपिंग रोल प्ले कर रहे हैं। पीस कीपिंग रोल तब प्ले किया जाता है जब वहां की हुकूमत इनवाइट कर दिए। श्रीलंका ने कोई इनवाइट नहीं किया था, इंडिया खुद जाकर वहां बैठ गया था, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कहता रहा कि वहाँ पर सिविल वॉर हो रही है तमिल टाइगर्स की और हुकूमत की, इसलिए हम अपनी फौजें वहाँ पर भेज रहे हैं ताकि हम वहाँ पर अमन कायम कर सकें। इस पर जो श्रीलंका के वहाँ के लोकल सिन्हाली नस्ल के लोग हैं उन्होंने शदीद एतराज़ किया, और इसके बाद श्रीलंका और इंडियन फोर्सेस की वहाँ पर लड़ाई भी शुरू हो गई,
और तब इंडिया के जो पीएम थे राजीव गांधी, उन्होंने अपनी फौज वहां से वापस बुलवाने से इनकार कर दिया था। 32 महीने इंडिया की फौज श्रीलंका में रही और इस अरसे के दौरान इंडिया के 1200 फौजी हलाक हुए और 5000 श्रीलंकन फौजी भी हलाक हुए थे। इस जंग में उस वक्त इंडिया को 10.3 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ था। इस सारे अरसे में लोकल श्रीलंकन्स के खिलाफ वहां के जो इंडियन नस्ल के शहरी थे, जिन्हें तमिल टाइगर्स उनका एक ग्रुप था, इनको इंडिया सपोर्ट करता रहा। बाद में पाकिस्तान भी इस जंग में कूद पड़ा था और तमिल टाइगर्स के खिलाफ श्रीलंका की जो लोकल संथाली हुकूमत थी उसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था और बिलाखिर तमिल टाइगर्स ने हथियार डाल दिए थे। यहाँ एक वजाहत यूं भी जरूरी है कि कुछ मिनट पहले हमने सिक्किम नाम के मुल्क की जो इंडिया में एनेक्सेशन की बात की थी, तो भूटान जो कि उसके साथ ही है वो कैसे बच गया था। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होगा कि भूटान कैसे बच गया था फिर। तो इसका जवाब यह है कि भूटान के साथ इंडिया ने ये एग्रीमेंट कर रखा था कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ये इंडिया की मर्जी से बनेगी, यानी उनके पास फौज भी नहीं होगी और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ये इंडिया बनाएगा। इस तरह से भूटान की जो इंडिपेंडेंस थी वो तकरीबन ख़त्म करके रख दी इंडिया ने। इस वजह से भूटान की बचत हो गई थी। इसके अलावा कश्मीर के बारे में तो बहुत से उसकी जो बैकग्राउंड है, उसकी हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो क्या है।